नीचे टीले के करीब से 3 आदमी गुजर रहे थे। इनके कांधों से बंदूकें लटकी थी। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गए। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। इनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थी। वो गुजराती जुबान में बात कर रहे थे, जिसको मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। बुढ़े मछेरे ने कपकपाई आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं। इन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई है, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थीं। बुढ़े की आवाज भर आई। मुझे तेज फनकार सुनाई थी। मैं इसे सांप की फनकार समझा, मगर ये सुधा रंगने की फनकार थी। घसीली, इंतकाम अंगेज और वहशी फनकार। सुधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने इसका बाजू पकड़ लिया और तामिल जबान में कहा, पीछे इनके और साथी भी होंगे, गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। सुधा रंगनी ने मेरा हाथ झटक कर घसीली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता पिता का नहीं। मेरे सगे मारे हैं इन्होंने, तुम चुपके बैठे रहो। मैंने सुधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सुधा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर पटेल के डेरे में से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने इनके पास कितना असला होगा। मगर सुधा रंगनी पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागन की तरह फनकार रही थी। बूढ़े मछेरे ने भी सुधा को गोली चलाने से रोका, मगर सुधा रंगनी फायर दाग चुकी थी। 393 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सुधा रंगनी का निशाना चौंक गया था। तीनों गुंडे घबराकर एक तरफ दौड़े। इसके साथ ही 393 का एक और धमाका हुआ। गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और गुलाबबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरियों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था। जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सुधा को नीचे खींच लिया। बुड्ढे को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक डेरी का निशाना बांध कर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक और गुंडा वासले जहन्नम हो गया। इसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फुट उछला और जमीन पर गिर गया। 393 की गोलियों ने इसके परखचे उड़ा दिए थे। सुधा रंगनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, मेरे रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया है। बूढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने इसे पीछे खींच लिया और तामिल जुबान में कहा, खबरदार झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सुधा रंगनी भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और इससे सख्ती से हदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर ना निकले। मैंने सुधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा, भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम हैं। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने इन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे के रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बना लिया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमने राइफल के चैम्बर गोलियों से बनने शुरू कर दिए और सेफ्टी गेज खींच लिए। हमारी निगाहें दरिया किनारे इस तरफ लगी थी जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हमें दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ। जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ के। सुधा, होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने निकल आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। इनकी तादाद 7 थी। इनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथों में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदेव, अरे डीनू, कहाँ मर गए तुम। इन्हें नहीं मालूम था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सुधा रंगनी मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। इसका सांस फनकारे बनकर निकल रहा था। इसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फनकार रहा था। मैंने सुधा से कहा, जब तक मैं गोली ना चलाऊं तो मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना।
सुधा रंगनी ने फनकार ऐसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को जबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। मुझे इसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में हों। गुंडों ने जब देखा इनके साथी कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो बिखर के और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे, सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। मैंने एक बार फिर सुधा रंगनी को ताकीद की वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर एक जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात इनके इल्म में थी कि इनके साथी जमीन की पमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है रे। इन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज़ के सुनते ही चौपट हो गए। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। दाएं की आवाज़ से जंगल लर्ज गया, साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई। दूसरा धमाका हुआ। ये सुधा रंगनी के फायर का धमाका था, मगर इसका फायर खाली था। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए। वो खौफजदा गिदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप के एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे और इनके ओट में लेटकर टीले की तरफ से फायरिंग करने लगे। इन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से इन पर आ रही है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सुधा का हाथ रोक लिया। अब फायर ना करना, हमारे पास गोलियां कम हैं। सुधा रंगनी रुक गई। मैं गुंडों के कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सुधा रंगनी के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों के छर्रे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानब से गोलियों की आवाज़ सुनकर शायद मजीद बदमाशियों की कमक आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की इतनी ही नफरत थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो इन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी फायरिंग के धमाके से ज्यादा असाब शिकन थी। सुधा रंगनी से सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर इससे इल्तिजा की कि वो गोली ना चलाए। इसने राइफल एक तरफ रख दी और अपनी गर्दन से अपने सांप बेटे को उतार कर इसका मुंह अपने होंठों के करीब ले गई और कहा, नाग जा, अपनी माँ के दुश्मनों को डस कर आ। मैंने जल्दी से कहा, सुधा, इनके पास बंदूकें हैं, वो तेरे सांप को मार डालेंगे। मगर इस दौरान सुधा रंगनी का सांप इसके हाथ से निकलकर फंकारता हुआ बिजली की सी तेजी के साथ टीले की नशेबी झाड़ियों में गुम हो चुका था। सुधा गर्दन उठाकर बोली, मेरा बेटा मेरी तरह जहरीला भी है और चालाक भी है। वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हमारे पीछे आहट सी हुई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी से निकल आया था और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मारो। वो दाड़े मार मार कर रोने लगा। सुधा चिल्लाई, देवा दादा कुटिया में जाओ। दाएं की आवाज गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडे की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए, मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सुधा ने लपक कर बुढ़े को उठाया। बुढ़े के सीने से रहा सहा खून उबर रहा था। इसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सुधा रंगनी ने इसे वहीं डाल दिया। बुढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही इसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। मैंने राइफल सुधा के हाथ से छीन ली। क्यों गोलियां जाया करती हो? इस बुढ़े ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी। सुधा बेदम सी होकर बैठ गई। मैं इसकी राइफल के चैम्बर को लोड करने लगा। इसने गजबनाक होकर कहा, रघु, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे खूनियों को मारने क्यों नहीं देते? मैंने जवाब ना दिया। इसकी बरी हुई राइफल अपने करीब रख ली और मोर्चे के पत्थरों में से दुश्मन के मोर्चे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं दबके बैठे थे। सुधा ने एक तरफ जोर से थूक दिया और बोली, कोई बात नहीं रघु, नहीं तो ना सही, मेरा बेटा नाग मेरा बदला लेगा। मेरी निगाहें इन कटे हुए दरख्तों के गिरे पड़े तनों पर आ लगी थी, जिनके पीछे बाकी गुंडों ने मोर्चा बनाया हुआ था। इतने में उधर अचानक गैर मामूली सी हरकत हुई। एक आदमी उछल कर परे गिरा। साथ ही चीख बुलंद हुई, सांप सांप।
दाएं एक फायर हुआ। सुधा रंगनी चलाई, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो बचकर मेरे पास आ जाएगा, इसने एक दुश्मन को डस लिया है। और सुधा रंगनी दीवानों की तरह कह लगाकर हंसने लगे। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश, क्यों शोर मचा रही हो? सुधा का सांस फूला हुआ था। वो चुप होकर मुझे जलती हुई केसरी आंखों से तकने लगी। मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो मैं कहता हूं इसे गौर से सुनो। मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूं, तुम मेरे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी वक्फे से 2 फायर करना, ताकि गुंडों को यही ख्याल रहे कि टीले का मोर्चा खाली नहीं है। सुधा रंगनी के चेहरे पर अचानक एक नरमी से आ गई। इसने मेरा हाथ अपने खरदरे हाथों में लेकर कहा, रघु तुम न जाओ, मेरा सांप, मेरा बेटा इन्हें खत्म कर देगा। एक फनकार के साथ इसका काला सांप नशीबी जाड़ियों से निकलकर इसके पास तेजी से रेंगता हुआ आ गया। सुधा रंगनी ने सांप को देखते हुए कहा, तुम मेरे पूत हो, धन हो, धन हो। मैंने राइफल सुधा के हाथ में देखकर एक बार फिर समझाया कि मेरे जाने के 5 मिनट बाद एक फायर करे, इसके 5 मिनट बाद फिर दूसरा फायर झोंक दे। ये कहता मैं आहिस्ता सा रेंगता हुआ टीले की दरिया वाली साइड की तरफ फिसल गया। अब मैं सर से पांव तक कमांडो बन गया था और एक पाकिस्तानी कमांडो के आगे इन बुज़दिल खूनी गुंडों की कोई हैसियत नहीं थी। टीले से उतरते ही मैंने दरिया के किनारे किनारे शिमाल मशरक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं कोहनियों के बल रेंग रहा था। भरी हुई राइफल और गोलियों का पाउच मेरे पुष्ट पर था। बड़ी मेहनत और दुश्वारी से रेंगते रेंगते मैंने निसफ दायरे का एक चक्कर लगाया और जंगल वाली दरख्तों की कतारों की तरफ बढ़ा। ठीक इस वक्त टीले के मोर्चे पर से सुधा रंगनी ने फायर कर दिया। कटे हुए दरख्तों के पीछे से गुंडों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुझे दुश्मनों की सही पोजीशन मालूम हो गई। सुधा रंगनी तो एक फायर करके खामोश हो गई, मगर नीचे से बंदूकों के धमाके जारी रहे। मैं इस शोर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर मट्टी के एक ढेर के अकब में आ गया। यहाँ से मुझे कटे हुए दरख्तों के पीछे छुपे हुए गुंडे नजर आने लगे। ये कुल 4 थे। वो चारों ने बंदूकें संभाल रखी थी। मैंने निशाने पर ले रहा था कि सुधा ने दूसरा फायर भी कर दिया। गुंडे बड़ी मुस्तैदी से फायरिंग का जवाब दे रहे थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को आवाज भी दे देते। इनके करीब ही इस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे सुधा के सामने डसा था। अब इंतजार करने या दुश्मन को मजीद वक्त देने का मौका नहीं था। टारगेट बड़ा क्लियर था, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैंने राइफल की नाली मट्टी की डेरी के ऊपर रखी, एक गुंडे को अपनी जर्द में लिया, शस्त्र बांधी और फायर कर दिया। गोली इसके जिस्म से परखच्चे उड़ाती दरख्तों के तने में घुस गई। इसके बाद कमांडो जैसी फुर्ती से दूसरा फिर तीसरा फायर कर दिया। एक लम्हे के बाद दूसरा और फिर तीसरा गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। चौथा बंदूक वहीं फेंक कर भागा। ये इसकी बदनसीबी थी कि उठकर भागने लगा। अगर वो छलांग लगाकर दरख्तों के तनों की दूसरी जानब हो जाता तो मैं इसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन जब वक्त आन पहुंचता है तो जालिम की अकल मारी जाती है। ये इस कातिल गिरोह का आदमी था जिसने मासूम और बेगुनाह गरीब मछेरों के बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाए बगैर न छोड़ा था। मुश्किल से 2-4 कदम दौड़ा होगा कि मेरी राइफल से निकली हुई चौथी गोली इसकी पीठ में घुसकर इसके पेट को पुर्जे पुर्जे करती हुई आगे से निकल गई। वो चीख की आवाज के साथ मुंह के बल गिरा और फिर ना उठा। मैं कुछ देर वहीं लेटा रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो दौड़कर लाशों के पास गया। इनकी चारों बंदूकें और कारतूसों की पेटियां उठाई और दौड़ता हुआ टीले के अकब में आ गया। सुधा रंगनी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी। इसकी गर्दन से लिपटा हुआ सांप भी शायद खुशी से फंका रहा था। मैं बड़ी खुशी से सुधा को लेकर नारियल के दरख्तों वाले मोर्चे के पीछे जाकर छुप गया। मैंने बंदूकें और कारतूसों की पेटियां वहीं एक तरफ रख दी और सुधा से कहा, मेरा ख्याल है गुंडों के साथी बाकी नहीं रहे, नहीं तो वो जरूर आते। सुधा रंगनी माले गनीमत की बंदूकों को उठाकर देखने लगी। मैंने सुधा से कहा, इस लाश को झोंपड़ी में ले जाकर डाल दो। सुधा रंगनी ने दरिया के शमाल साहब नारियल की तरफ देख कर कहा, तो इन गुंडों का सरगना वो पटेल अभी जिंदा होगा। दादा ने कहा था कि वो अपने डेरे पर होता है। चलो रघु, पहले जाकर इसका काम तमाम करें। मुझे खुद पटेल और इसके मुहाफिज गुंडों की तरफ से तशवीश लगी थी। इतनी फायरिंग हुई थी और पटेल की तरफ से कोई अपने साथियों की खबर लेने नहीं आया था। या तो वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था या बचे हुए गुंडे मोर्चा बनाकर अपनी और अपने सरगना पटेल की हिफाजत कर रहे थे। यह भी हो सकता था कि वो फरार हो गए हों। अगर वो फरार हो गए तो हो सकता है वो पुलिस की नफरी लेकर वहाँ पहुँच जाएं। मैंने सुधा से पूछा, यहाँ से दरिया के किनारे किनारे चलते जाएं तो अगला बड़ा शहर या कस्बा कितनी दूर होगा? मैंने बताया कि एक बड़ा कस्बा वहाँ दरिया किनारे एक दिन की मुसाफत पर था। पुलिस का आना हमारी मौत थी
और अभी यहाँ ऐसी कोई कश्ती भी हमने नहीं देखी थी जो दुरुस्त हालत में हो और जिस पर हम आलम बैठकर पहले दरिया और फिर समंदर में सफ़र कर सकें। मुझे ये भी याद आया कि मरने वाले बुढ़े मछेरे ने कहा था कि पटेल वहाँ खुद अपने गुंडों को साथ लेकर इन झोंपड़ियों को आग लगाने आया था। इससे साबित होता था कि पटेल अपने डेरे पर मौजूद होगा। अब मुझे ये फिक्र लगी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। मैं इसके फरार से पहले पहले वहाँ पहुँचकर इसे कैफे करदार तक पहुँचाना चाहता था। मैंने राइफल का चैम्बर भरा, दूसरी भरी हुई राइफल सुधा को दी और उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ सुधा, हम पटेल के डेरे पर चलेंगे। मैं दौड़ता हुआ टीले से उतरने लगा। सुधा रंगनी भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हमवार जमीन पर आगे हम झोंपड़ियों के बिखरे हुए सामान में से गुजरते से हटकर जंगल की सिमत भागने लगे। हमने तेजी से भागकर ये खुला मैदान अबूर किया और घने दरख्तों के नीचे आके यहाँ हमने सांस दुरुस्त किया। मैंने गोलियों का पाउच रख कर देखा, इसमें अभी 15-20 गोलियां मौजूद थीं। सुधा रंगनी का सांप अभी इसकी कलाई से लिपटा हुआ था और कमबख्त खुशी से झूम रहा था। सुधा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहाँ पटेल का डेरा हो सकता था। हमने दरख्तों के पीछे से होते तेज तेज कदमों से इस डेरे की तरफ चल पड़े। जंगल में दरख्तों की घनी छाँव थी, बाहर दरिया के किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब करीब नहीं उगे हुए थे, मगर इन दरख्तों के इतने बड़े थे कि बड़े बड़े सतूनों का ऊंचाई वाला ऐवान सा बन गया था। इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे से एक छोटी सी मोड़ कश्ती खड़ी नजर आई। यहाँ आदमियों की आवाज़ें भी आ रही थी। सुधा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर चिंगारियाँ छोड़ने लगीं। रघु पटेल के आदमी यहाँ मौजूद हैं। मैंने 2 आदमियों को कंधों पर बॉक्स उठाए दरख्तों में से निकलकर कश्ती की तरफ दौड़कर जाते देखा। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। मैंने सुधा रंगनी से कहा, तुम यहाँ दरख्तों के पीछे छुप कर मेरे जाने की थोड़ी देर बाद फायर कर देना। इसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरखान कर जंगल का छोटा सा चक्कर काट कर दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ से मुझे मोटर कश्ती साफ नजर आ रही थी। इस पर एक बॉक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बॉक्स ला रहे थे। मैं इस कश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर कश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया कि सुधा की फायर से जंगल गूंज उठा। कश्ती में बॉक्स लादने वाले आदमी बॉक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर कश्ती में कूदकर पोजीशन संभाली। पे दर पे भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी वही देर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी में घुस गया। इस झोंपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और इसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर कश्ती का जायजा लिया। यह एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। शेडिंग शीशे की स्क्रीन के साथ पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतरकर नीचे जाकर देखा, कश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया। कश्ती का रस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मीख के साथ बंधा था। सुधा की राइफल के 2 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे इसे घेरे में ले सकते थे। मैंने कश्ती में से साहल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे आ गया। पर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे इधर ही से फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरख्तों के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के हक्म में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूक की नालियां इन्होंने लकड़ी के बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। इसके अंदर से अचानक बारी बार कम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हरामो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचो। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कंधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू, इधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। यह आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने लबलबी दबा दी। सलाख की आवाज के साथ ही यह आदमी अपनी जगह से 3 फुट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा इसी तरह नीमवा था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बुलंद आवाज में हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए।
मैं कुछ नहीं कहूँगा, जल्दी करो, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही बारी बार कम आवाज़ आई। इस बार आवाज़ शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना? मैं मुझे जान से ना मारना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा।